ड्रॉ। पहले आपको आए पोर्तुगीज, पोर्तुगीज आ गए जी, ठीक है। फिर आपके आ गए डच, फिर आपके आ गए इंग्लिश, फिर आपके आ गए फ्रेंच। ये सारे आ गए जी, ठीक है जी। डच, इंग्लिश, फ्रेंच आ गए। डच में हमने देखा कंपनी थी। इंग्लिश में कंपनी थी। फ्रेंच में कंपनी थी। पोर्तुगीज उससे पहले थे, डच से भी पहले। पोर्तुगीज में कंपनी थी, लेट थी, लेकिन शुरू में नहीं थी। फिर हमने देखा डच, इंडोनेशिया में चले गए। सबसे इंपॉर्टेंट रोल कहां रहा अभी देखना, देखने वाली बात क्या है, मिशनरीज। और उसके बाद क्या रहा, प्लस ट्रेड। फिर इंग्लिश, मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव, नंबर ऑफ फैक्ट्रीज, ठीक है जी। क्या सिस्टम लेके आए, प्रेसिडेंसी सिस्टम लेके आए। प्रेसिडेंसी होगा, बहुत सारी फैक्ट्री होंगी, उनको ओन करेगा फैक्टर, ठीक है जी, उनको ओन करेगा फैक्टर। ऐसे ही आपका फ्रेंच आ गया। हाँ, फ्रेंच सबसे लास्ट में आए, ठीक है जी। फ्रेंच सबसे लास्ट में आए। कॉलोनीज, फ्रेंच फैक्ट्रीज थी, हाँ जी थी। फ्रेंच एक्सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन नॉट लाइक डच। कंसेशन मांग रहे थे, फ्रेंच मांग रहे थे, लेकिन क्या ब्रिटिश की तरह स्ट्रीमलाइन थे, नहीं थे। क्या कोएर्सिव मेजर यूज कर रहे थे फ्रेंच, नहीं यूज कर रहे थे। इंग्लिश जो है कोएर्सिव मेजर यूज कर रहे थे, अपॉर्चुनिस्टिक थे ब्रिटिश। ठीक है जी, क्या थे, अपॉर्चुनिस्टिक थे। पोर्तुगीज कोएर्सिव मेजर यूज कर रहे थे। ब्लू ओशियन पॉलिसी, ऐसी कोई पॉलिसी हम ब्रिटिश के साथ इंक्लूड कर सकते हैं, यस। 10 तक मिसयूज जो उन्होंने, फ्री ट्रेड उनका मोस्ट इंपॉर्टेंट हथियार था। जब ये सिचुएशन हो चुकी है, वी हैव ऑलरेडी शेयर्ड सम मैप्स विद रिस्पेक्ट टू द फैक्ट्रीज व्हिच यू हैव सीन, प्लस इंडियन स्टेट्स। इंडियन स्टेट्स यानी कि मुगल्स, राजपूत, मैसूर, मराठास, स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज जो कि कंसेशन दे रही हैं जी। किसको कंसेशन दे रही हैं, फैक्ट्रीज को दे रही हैं, ठीक है ना। यस, इट इज कॉल्ड कार्टेज सिस्टम। तो फ्रेंड फैक्ट्रीज को दे रही हैं जी। अब लेकिन फैक्ट्री से आपको क्या मिल रहा है, रेवेन्यू मिल रहा है। कौन दे रहा है, लोकल रूलर की मदद से दे रहा है। लेकिन अगर इसके बदले मुझे अगर कुछ ऐसा हो जाए कि आई एम एबल टू कंट्रोल टेरिटरीज, तो क्या बुराई है, बताओ, कोई बुराई है? बताओ। नहीं सर, कोई बुराई नहीं है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, दे वांट टू कंट्रोल, हाँ बोलो, कौन बोल रहा है? दे वांट टू कंट्रोल लैंड सो दैट दे कैन गेट इन्फ्लुएंस इन पॉलिसीज। ये है गेम, कि पपेट रूलर सामने रहेगा
और हम क्या करेंगे, रियल पावर हमारे हाथ में रहेगी। ये शुरू में सोचना है। ऐसा किसका सोचना है, डुप्लाई का, डुप्लाई। ठीक है जी। तो डुप्लाई का पहले सोचना है ऐसा। डुप्लाई ने टेरिटोरियल एम्पायर कार्व करने की सोची कि फ्रेंच एम्पायर अगर मैं कार्व कर दूं तो क्या बुराई है, ऐसा अगर कुछ हो जाए तो। क्यों उसने ऐसा सोचा, क्यों उसने ऐसा सोचा, बिकॉज फ्रेंच कंपनी वॉज फेसिंग फाइनेंशियल हर्डल्स। क्यों, अनलाइक ब्रिटिश, their structure is very haphazard, they are not scientific, they are not streamlined, they are not having they are not having defined hierarchies, they are guided by whims and fancies। राजशाही राजतंत्र से चल रही हैं वो, जबकि ब्रिटिश किससे चल रहा है, ब्रिटिश चल रहा है मॉडर्न कैपिटलिस्ट थिंकिंग। ब्रिटिश किससे चल रहा है, मॉडर्न कैपिटलिस्ट थिंकिंग। ठीक है जी, मॉडर्न कैपिटलिस्ट थिंकिंग। ओके जी। अब फ्रेंच को अगर ऐसा ही करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो क्वेश्चन है, फ्रेंच मस्ट एक्वायर रेवेन्यू यील्डिंग टेरिटरीज इन इंडिया। वो कैसे यील्ड होंगी, अगर पॉलिटिकल पावर इनडायरेक्टली हाथ में आ जाए तो हो सकता है। अब ये कैसा हुआ इसका हमें देखना है, क्यों देखना है, वो ऐसा क्यों सोच रहा है। मुगल्स वीक हैं, रीजनल पावर जैसा मैंने कहा वो स्ट्रांग है पर बहुत स्ट्रांग नहीं है। कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही है, परचेजिंग चीप, और उसी चीज को वो सेलिंग वेरी, उसी को परचेजिंग चीप एंड सेलिंग वेरी हाई रेट। हाई, वेरी डियर। ठीक है। अरे कोमल तुम सुबह कहां थी, हेलो। सर मेरी तबीयत खराब था। अभी ठीक होगी, अभी ऐसा अच्छा ठीक है भाई। तो भैया ये हो गया, सस्ता खरीदती थी महंगा बेचती थी। आप समझो 1700, अरे भाई
ठीक है जी। तो अब हो क्या रहा है, बात मेरी बात ध्यान से समझिएगा कि ये कॉन्सेप्ट है, ये समझ लीजिए कर्नाटका की बात हो रही है। किसकी? कर्नाटका। 1732 का टाइम पीरियड है, 1732। इस टाइम पे आपके मोहम्मद शाह रंगीला साहब हैं और निजाम ऑफ हैदराबाद भी अपना हैदराबाद बना चुका है, और ब्रिटिश भी जो है मद्रास वड्रास में भंगट अपना ठीक धंधा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, और बाकी भी सारी चीजें हैं। 1732 में नवाब सदातुल्ला खान मर गए, ही डाइड। सदा जब भी कोई राजा मरता है हिंदुस्तान में तो नेचुरली फिर उसके बाद खलबली मचती है, सक्सेशन, ओनरशिप, सारी चीजों की बात आ जाती है। उनके नेफ्यू थे दोस्त अली, वो राजा बन गए। दोस्त अली बिकेम द राजा, और उसने दोस्ती किससे कर ली? उसने दोस्ती कर ली फ्रेंच से। दोस्ती का मतलब होता है कंसेशन देना, और उसने जो है फ्रेंच के रिक्वेस्ट के ऊपर मुगल गवर्नर से अथॉरिटी, मुगल एम्परर से अथॉरिटी लेके कह दिया भैया अपना पैसा आप मिंट कर लो, मिंटिंग ऑफ कॉइन, ट्रेड, इसके लिए फ्रेंच को थोड़ा मौका मिल गया। ये 1732 में हो रहा है। अब चंदा साहिब है, एक जनाब का नाम है चंदा साहिब। चंदा साहिब, ठीक है। जो चंदा साहिब हैं उनको आप सोचिए कि चंदा साहिब जो हैं वो दोस्त अली के सन इन लॉ हैं। ठीक है जी, सन इन लॉ हैं ये किसके? दोस्त अली के। चंदा साहिब हो गए दोस्त अली के सन इन लॉ। अब ये क्या चाहते हैं कि भाई, ये भी चाहते हैं कि भाई जो फ्रांस का जो पावरफुल अलायंस है, जो उसकी सुपीरियर नेवल पावर है, वो मेरे को मदद कर दे, हमें मदद कर दे बाकी छोटी पावर्स को अटैक करने में। तो चंदा साहिब क्या चाहेंगे कि विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच दे शुड अटैक तंजौर। ठीक है, इसके लिए आपको इंडिया का मैप पता होना चाहिए कि तंजौर थोड़ा सा पास में है, कहां पर है। तो उसको तंजौर पे अटैक करा दिया, और साथ में कराईकल। कराईकल सुना है? कराईकल, अरे कराईकल सुना है कि नहीं सुना? हेलो, तुम में से किसी ने कराईकल सुना है? यस सर। हाँ, 1 घंटे सुना का। है। तो कराईकल कम से कम चैट बॉक्स में लिख दिया करो, और कुछ नहीं। तो कराईकल जो है वो लेके उसने किसको दे दिया? फ्रेंच को दे दिया। ठीक है जी, ये हो गया जी। अब ये सब कहां हुआ? ये हो गया आपका 1739 तक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सडनली 1739 में मराठा आर्मी अपीयर्ड इन कर्नाटक, इन कर्नाटिक रूल। मराठास, अचानक से मराठास का अटैक आ गया। मैंने आपको बताया था 1739 है, बालाजी बाजीराव पेशवा थे, कमांडर्स उनके चारों तरफ अटैक कर रहे थे। तो ये कमांडर यहां तक पहुंच गए और उन्होंने जो है इनसे चौथ ली, यानी मराठास पहुंचे। और राघोजी भोसले, जिनको बहुत रोका भी था नाना साहिब ने, लेकिन मानते नहीं थे वो, कि राघोजी भोसले पहुंचे और मुझे चाहिए चौथ। ठीक है जी, मुझे चौथ चाहिए। 1740 में राघोजी भोसले ने आरकोट कैप्चर कर लिया, कैपिटल ऑफ कर्नाटिक, चौथ के चक्कर में। ठीक है जी, कैपिटल कर दिया। और इस चक्कर में कौन मारा गया? दोस्त अली मारा गया। ठीक है जी, दोस्त अली तो मारा गया, और उसकी जगह एक रूलर बिठा दिया। उस रूलर का नाम था सफदर अली, उसको बिठा दिया भाई। अब क्वेश्चन ये उठता है, चंदा साहिब को क्या किया? ठीक है, सफदर अली को बिठा दिया, और चंदा साहिब जो है अपनी फैमिलीज को लेके कहां भाग के जाएगा चंदा साहिब? है, अपनी फैमिलीज को लेके चंदा साहिब किसके पास जाएगा? सचिन जी, यस सर। किसके पास जाएगा वो? हाँ, सर ब्रिटिशर से हेल्प मांगेगा। ब्रिटिश से तो कैसे हाल मारेगा जब वो दोस्त फ्रेंच का है? तो चंदा फ्रेंच साहिब, से मांगे।
हाँ, फ्रेंच के पास चला गया पौंडीचेरी सेफ्टी के लिए। चंदा साहिब विल गो टू फ्रेंच फॉर द सेफ्टी। राघोजी भोसले क्या करेंगे, तिरुचिरापल्ली पे भी अटैक कर देंगे, और तिरुचिरापल्ली पे अटैक करने के साथ साथ वो क्या करेंगे, फोर्ट भी पकड़ लेंगे, और चंदा साहिब को क्या बना लिया जाएगा, प्रिजनर। मराठा चंदा साहिब को प्रिजनर बनाएंगे और अपने साथ उसको कहां ले गए, सतारा। ले भैया तू हमारे साथ चल, माल दे दो और हमें वो कर लेंगे, हमें माल दोगे तो हम छोड़ देंगे, नहीं तो बात खत्म। ठीक है जी। चंदा साहिब को उठा ले गए, फ्रेंच से लड़ाई लड़ी, फ्रेंच तैयार थे, इसलिए मराठास ने रिट्रीट कर दिया। और ड्यूमास, फ्रेंच गवर्नर ड्यूमास, उसको मोहम्मद शाह रंगीला ने इसीलिए मतलब कभी थोड़ा रिकॉग्नाइज कर दिया, कभी ऑनर कर दिया। इसी सिचुएशन के दौरान 1752 तक आप कह सकते हो कि सिचुएशन में कौन आएगा, डुप्ले आएगा। ये जब सिचुएशन थी तो 1752 में कौन आ गया, डुप्ले आ गया। ठीक है जी। अब सिचुएशन यही है, आप समझिए सिचुएशन क्या थी। अब इस सिचुएशन में क्या है, निजाम वो तैयार बैठा है कर्नाटक पे अटैक करने के लिए, उसको रेवेन्यू चाहिए, निजाम बहुत रेडी है। ठीक है जी। फ्रेंच चाहते हैं कि वो चंदा साहिब को छुड़वा दें, क्योंकि फ्रेंच का वो फेवर करता था। वो चाहते हैं चंदा साहिब को छुड़वा दें मराठों से और उसको वापस ले आए। ठीक है जी। फ्रेंच का अपना वो है, फ्रेंच चंदा साहिब। मराठा वो रेडी बैठे हैं कि कब हमें दोबारा मौका मिले और हम दोबारा अट्रैक करें। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके पास इतने फंड्स नहीं है, वो भी चाहती है उसका वो हो जाए। और इंग्लैंड में, यूरोप में फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में वॉर कंडीशंस है। फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में वॉर कंडीशंस है। ठीक है जी। इसी कंडीशंस में 1743 के आसपास निजाम ऑफ हैदराबाद अटैक करता है और वो जो है मराठास को भगा देता है और उन अपनी जगह बिठा दे, मतलब नवाब भगा देता है, और अनवरुद्दीन को वो क्या बना देता है, नवाब ऑफ कर्नाटक। अब नवाब ऑफ कर्नाटक कौन हो गया जी, अनवरुद्दीन हो गया नवाब ऑफ कर्नाटक। इसी बीच में 1740 से 1748 में, जैसा कि मैंने कहा, साउथ के अंदर मतलब वो यूरोप में क्या शुरू हो रहा है, वॉर ऑफ सक्सेशन। किसका, ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन, यानी वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन, अगला रूलर कौन बनेगा। उसमें फ्रेंच एक तरफ है, इंग्लिश एक तरफ है, वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन, दोनों वहां पे कंट्रीज इन्वॉल्व हैं। तो इंडिया में फ्रेंच और इंग्लिश कंपनीज भी इन्वॉल्व हो जाएंगी। दोनों कंपनियां इन्वॉल्व थी। वो क्या चाहती थी, वी मस्ट गेट एक्सक्लूसिव राइट्स ऑफ ट्रेड। क्या चाहती थी वो, एक्सक्लूसिव राइट्स ऑफ ट्रेड। ठीक है जी। तो 1740 से 44 के बीच में आप लगा लो, और आगे भी डुप्ले जो है वो इंग्लिश के अगेंस्ट, इंग्लिश को सपोर्ट नहीं मिलेगा, फ्रेंच को सपोर्ट मिलेगा। किसका, लोकल चीफ्स का। ये सिचुएशन है 44 तक की। 44 तक पलड़ा किसका भारी, किसका पलड़ा भारी, हाँ किसका पलड़ा भारी है 44 तक, बता दो। हाँ, फ्रेंच। फ्रेंच का पलड़ा भारी है। Yes, sir. कैसे भारी है फ्रेंच का पलड़ा, बिकॉज दे विल बी एबल टू शो सुपीरियोरिटी। किसकी सुपीरियोरिटी, वेल ट्रेन्ड एंड डिसिप्लिन फोर्सेस।
well trained and disciplined forces. ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। पलड़ा भारी किसका है भाई? फ्रेंच का भारी। और डुप्ले ने क्या दिखा दिया आगे चल के कि सुपीरियरिटी है किसकी? ट्रेंड फोर्सेस की। 50 ट्रेंड इज इक्वल टू 50,000 अनट्रेंड। ये प्रूव हो जाएगा। कैसे प्रूव हुआ जी ये? कि भाई जब वहां पे लड़ाई चालू होगी तो यहाँ पे इंग्लिश जो है वो ब्रिटिश फ्रेंच को तंग करेंगे और वो फ्रेंच के उसको छेड़ेंगे, उसके आर्म्स को, ट्रेड को तंग करेंगे, फ्रेंच ट्रेडर्स और ऑफिसर्स को उठा लेंगे और इस चक्कर में फ्रेंच मजबूर हो जाएंगे कि लड़ाई हो। तो सबसे पहले एक बैटल होगी, उस बैटल का नाम है बैटल ऑफ सेंट थॉम। बैटल ऑफ सेंट थॉम 1746 में होगी है बैटल ऑफ सेंट थॉम। कौन सी रिवर पे होगी है? आडेयार रिवर पे। आडेयार रिवर पे ये बैटल होगी। इस बैटल के अंदर इंग्लिश जो है, मतलब आप ये लगा लीजिए कि नवाब के साथ उनके टर्म्स इंग्लिश हैं, सॉरी नवाब के साथ उनके टर्म्स बहुत अच्छे हैं। इंग्लिश कहां पर है? फोर्ट सेंट जॉर्ज इंग्लिश के पास है जी, फोर्ट सेंट जॉर्ज पे हैं। और उनके नवाब ऑफ कर्नाटक के साथ अच्छे टर्म्स है नवाब के साथ। ठीक है जी। अब क्या होगा इसमें? नवाब अनवरुद्दीन है और निजाम भी है। निजाम भी सपोर्ट कर रहा है क्योंकि निजाम का ही प्रोटेजी था वो। ये एक सिचुएशन है जी, क्योंकि जब फ्रेंच को बोलेंगे, वो फ्रेंच को जब वो तंग करेंगे तो फ्रेंच जो है वो, ये लगा लीजिए फ्रेंच पावर जो है वो मद्रास को कैप्चर कर लेगा। मद्रास को कैप्चर करते ही अंग्रेज जो है पहुंच जाएंगे ना अनवरुद्दीन के पास कि महाराज महाराज ये हरामी है, ये खराब है, इनको भगाओ। फ्रेंच को बोलेगा कि वो भाई मद्रास छोड़ दे, वो बोलेंगे हाँ छोड़ रहे हैं, वो भी नहीं छोड़ने वाले। और इस चक्कर में सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कि भैया बैटल होगी अब फ्रेंच की फोर्सेस के बीच में, जो थोड़ी बहुत डिसिप्लिन फोर्सेस हैं, और नवाब की ह्यूज आर्मी के बीच में। ओके। इसी बीच में फ्रेंच का जो ऑफिसर है, जैसे एक फ्रेंच ऑफिसर था, यूपीएससी इस पे क्वेश्चन भी पूछ चुकी है, उसका नाम था ला बोर्डूनेस। ये महाराज क्या करेंगे? आएंगे मॉरिशस से और बिना ऊपर से, बिना सिस्टमेटिक तरीके से वो किए, बिना डुप्ले से वो किए, ये अंग्रेजों के साथ एक ब्राइब ले लेंगे। बेसिकली अंग्रेजों से ब्राइब ले ली इन्होंने, और जो है गवर्नर ऑफ मॉरिशस थे, अंग्रेजों से ब्राइब लेके मामला सुलटाने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए बाद में ट्रायल पे भी डाले जाएंगे। ऐसा केस हमें कभी भी ब्रिटिश के साथ देखने को नहीं मिलता है। ठीक है जी। ला बोर्डनेस था, ला बोर्डनेस वो होगा, और ला बोर्डनेस जो है वो बाद में ट्रायल पे भी डाला जाएगा। तो सेंट थॉम पहली बैटल होगी अडेयार रिवर के ऊपर। और आप लगा लो, जब अनवरुद्दीन फ्रेंच को कहेगा बैक ऑफ, तो फ्रेंच कहेंगे हम तो महाराज आपके बिहाफ पे लड़ाई लड़ रहे हैं, हम तो महाराज आपके सेवक हैं। लेकिन फिर लड़ाई हो जाएगी और जो है बाद में नवाब अनवरुद्दीन हार जाएगा, उसकी फोर्सेस बहुत बुरी तरह हार जाएंगी। उससे क्या पता लगेगा हमें पहली बार कि इंडिया में या तो फ्रेंच रूल करने वाला है या इंग्लिश रूल करने वाला है, बिकॉज ऑफ सुपीरियरिटी ऑफ आर्म्स एंड बिकॉज ऑफ डिसिप्लिन एंड बिकॉज ऑफ द डीके ऑफ द लोकल फोर्सेस। इससे पता लग जाएगा भाई कि इंडिया वॉज टू बी रूल्ड बाय द फॉरेन पावर। डुप्ले जो है फिर से कोशिश करेगा, क्योंकि 1749 में एक बैटल होगी, 1749, इसमें जो है बैटल ऑफ अंबूर बोलते हैं इसको हम, बैटल ऑफ अंबूर। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बैटल है बैटल ऑफ अंबूर। इस बैटल से भी प्रूव हो जाएगा यही जो हम बातें बोल रहे हैं। और लास्ट में जो है आप लगा लो, डुप्ले चाहता था मद्रास वापस ना दिया जाए, डुप्ले चाहता था फोर्ट सेंट डेविड भी कैप्चर कर ले। पर फोर्ट सेंट डेविड, एक और आदमी का नाम मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। फोर्ट सेंट डेविड को जो कंट्रोल कर रहा था उसका नाम था, बहुत इंपॉर्टेंट मिलिट्री ऑफिसर था वो, स्ट्रिंजर लॉरेंस।
ये अभी बंगाल में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। स्ट्रेंजर लॉरेंस साहब जो थे, इनकी वजह से फोर्ट सेंट डेविड फ्रेंच के हाथ में नहीं आया। लेकिन कुल मिला के जब इंग्लिश भी कोशिश करेंगे, इंग्लिश जैसे कोशिश करेंगे आपका पौंडीचेरी सीज करने का। और पैराडिस, एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंजीनियर का नाम है पैराडिस, वो भी एक वन ऑफ द फर्स्ट फाइनेस्ट ऑफिसर्स थे, और वो मारे जाएंगे। और आप लगा लो इसके साथ साथ ही आपका आइले चैपल ट्रीटी, जो आइले चैपल है, वो आपकी यूरोप में साइन हो जाएगी। उससे जो है यहां पर भी शांति आ जाएगी और पीस आ जाएगी। 1748-49 में ये ट्रीटी साइन हो जाएगी, आइले चैपल हो जाएगी। और आइले चैपल यूरोप में जैसी साइन होगी 48-49 में, मद्रास वापस दे दिया जाएगा। और जो है यूरोपियन ट्रेडर्स अब अपने आप में क्या कह सकते हो आप, ट्रेडर कम पावर्स बन गए हैं वो। यूरोपियन ट्रेडर्स कम पावर्स, ये हो जाएगा जी। फिलहाल तो ट्रीटी ऑफ आइले चैपल भी हो गया। इंग्लिश जो है वो इंग्लिश भी कुछ फोर्ट कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, और इंडियन रूलर्स को भी थोड़ा बहुत बीच में वो हो जाएगा। फर्स्ट जो एंग्लो फ्रेंच वॉर, ये जो हमने बात की, जो हो रहा है, जो भी चीजें हो रही हैं, इसके अंदर आपका क्या नाम था उसका, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव को भी प्रिजनर बना के ले जाया जाएगा और उसको बाद में छोड़ दिया जाएगा। ही वॉज ए क्लर्क ओवर हियर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अब तक अगर कोई डाउट आया है तो आप पूछ सकते हैं। आप इसको दोबारा पढ़ेंगे तो एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। बोलिए जी जल्दी। हेलो राजीव जी, दीपिका जी, सचिन जी, कोमल जी, रोहित जी, कोई डाउट? नो डाउट। भूपति कहाँ गया? तो ये हो गया आपका फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर का, फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वॉर का जो सिचुएशन था, जिस टाइप दो इंपॉर्टेंट बैटल्स थी। पहली हुई आपकी बैटल ऑफ सेंट थॉम, दूसरी हुई बैटल ऑफ अम्बूर। लेकिन दोनों में निकल के यही आया, वहां अपनी लड़ाइयां लड़ रहे थे, हमारा तो उल्लू सीधा हो रहा था। यूरोप में भी उनकी लड़ाई चल रही थी, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, हम तो खाम खामे, हमारा तो डीके का टाइम आ चुका था। अब सेकंड एंग्लो फ्रेंच वॉर जो है, सेकंड कर्नाटिक वॉर जिसको हम कहते हैं, वो किसके कारण हुआ? उसका बेस क्या है? 1751 से 54 इसका बेस है द वॉर ऑफ सक्सेशन एट कर्नाटिक, वॉर ऑफ सक्सेशन कर्नाटिक में प्लस हैदराबाद में। ये है उसका कारण। क्यों भाई? हैदराबाद में कौन थे? निजाम। 1748 चिनक्लीज खान गए मर, उसका बेटा था नासिर जंग, निसार जंग। निसार जंग जो है वो, उसके पास ट्रूप्स भी थी और ट्रेजरी भी थी। ठीक है जी, वो बन के बैठ गया, बेटा नवाब बन के बैठ गया। अब जब वो बन के बैठ गया तो भाई म्यूट हो गया। अब आ रही है? नेफ्यू जो था, अब आ रही है? नेफ्यू जो था, नेफ्यू का नाम था आपके मुजफ्फर जंग। एक नेफ्यू हो गया, एक बेटा हो गया। अब जब नेफ्यू जो है नवाब बन गया, नेफ्यू नवाब बन गया तो, नहीं नेफ्यू नवाब कहां से बन गया, बेटा नवाब बन गया, तो नेफ्यू के पास क्या स्कोप है? अब नेफ्यू को सपोर्ट करेंगे फ्रेंच, उसको भड़काएंगे, उसको उठाएंगे, तेरे को हम बना देंगे, तू आगे लड़, हम देख लेंगे। तो नेचुरली जो ये निसार जंग है, ये किसका सपोर्ट करेगा? हैं? फ्रेंच का सर। अबे फ्रेंच का क्यों करेगा? मुजफ्फर जंग जब ऑलरेडी फ्रेंच का कर रहा है। अच्छा मुजफ्फर जंग लगा सर, मुझे मुजफ्फर जंग पूछ। हैं? जंग इंग्लिश सर। अपने आप ही हो जाएगा ना ऑटोमेटिकली। यस सर। दो पलड़े हैं, तू वहां जाएगा या वहां जाएगा। अब चंदा साहिब जो था उसको उठा के ले आएंगे, क्योंकि अब आपने बैटल ऑफ अंबूर पढ़ा,
जो बैटल ऑफ अंबूर हुई थी उसमें नवाब अनवरुद्दीन जाएगा मारा। अब अनवरुद्दीन ही मारा गया तो यानी कर्नाटक में भी अब एक राजा चाहिए। तो कर्नाटक का कौन है हकदार? फ्रेंच का हकदार है। कौन है फ्रेंच का हकदार? चंदा साहिब। और चंदा साहिब है कहां? मराठास के पास। तो मराठास को भैया फ्रेंच देंगे चौथ और चंदा साहब को उठा के ले आएंगे वापस। ठीक है जी। चंदा साहब के बेटे का नाम क्या था? राजा साहिब। ये हो रहा है जी। अब इधर अनवरुद्दीन का बेटा है, जो अनवरुद्दीन का बेटा है उसका भी तो कुछ होगा भाई। अनवरुद्दीन तो मारा गया, लेकिन उसका जो बेटा था अनवरुद्दीन का, जब वो मारा गया वो भी तो राजा बनना चाहता है। उसका नाम था मोहम्मद अली, है ना। मोहम्मद अली राजा बनना चाहता है। अब ये बताओ, चंदा साहिब का सपोर्ट अगर फ्रेंच करे तो मोहम्मद अली का कौन करेगा? ब्रिटिश। करेंगे। अली को भैया, मोहम्मद अली को ऊपर उठाने वाले अंग्रेज हो गए। अब दो ग्रुप बन गए। तो 1749 में चंदा साहिब, मुजफ्फर जंग, और इन्होंने बैटल ऑफ अंबूर में मार डाला उसको। उसका सन मोहम्मद अली भाग के जाएगा त्रिचिनोपोली फोर्ट और उसको कब्जे में कर लेगा। और उसको अपनी जान की पड़ी हुई है कि मुझे चंदा साहिब और फ्रेंच मिलके मुझे मार देंगे और मेरा काम खत्म, एक पार्टी का एलिमिनेशन हो जाएगा अगर ऐसा हो गया तो। अंग्रेज देख रहे हैं भाई ये तो सारा मजा तो जो है फ्रेंच ले रहे हैं यार, हमारा क्या होगा। इसीलिए इंग्लिश जो है उन्होंने सपोर्ट किया तिरुचिरापल्ली में चंदा इसको मोहम्मद अली को। और अंग्रेजों ने क्या किया? सेंट थॉम, वो तो कब्जे में उनके था ही, वहां से उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, मोहम्मद अली को सपोर्ट कर रहे हैं वो। अब डुप्ले ने क्या किया इस बीच में? डुप्ले ने बोला, डुप्ले विल से टू चंदा साहिब कि भाई तू आर्मी भेज जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए, ठीक है, और तू तिरुचिरापल्ली पे अटैक कर और मामला खत्म कर। ठीक है, पर चंदा साहिब क्या करेगा? वही कहते हैं जब नशा होता है और अक्ल कम होती है तो हमारी बुद्धि कई बार ज्यादा काम करती है। चंदा साहिब राजा ऑफ तंजौर पे अटैक करवाएगा पहले कि साले पहले तेरे से बदला लूंगा मैं, तूने बहुत तंग किया मुझे। एनर्जी वेस्ट हो गई, ट्रिब्यूट लेने के लिए करेगा, ट्रिब्यूट मिल नहीं पाएगी। जाना कहां था जी? तिरुचिरापल्ली। गए कहां? राजा ऑफ तंजौर। खाम खा में टाइम वेस्ट। अब इसी बीच में जो ये नसीर जंग या निसार जंग जो भी कह लो, देख लेना, ये जो है जब आएगा कर्नाटक में अपनी फोर्सेस को लेके, ये फोर्सेस को लेके आएगा कर्नाटक में, तो मेजर लॉरेंस जो है वो तंजौर में हेल्प कर रहे हैं। स्ट्रिंजर लॉरेंस, जिसका मैंने अभी नाम बताया था आपको, स्ट्रिंजर लॉरेंस जो है राजा ऑफ तंजौर की मदद कर रहा है। और चंदा साहिब को जो ऑब्वियसली इसके कारण से अपना बैक ट्रैक होना पड़ा, तो चंदा साहिब उसकी सीज छोड़ देगा तंजौर की, और फ्रेंच भी जो है वो मजबूर होके पौंडीचेरी लौट जाएंगे। ठीक है जी। नासिर जंग आ जाएगा, नासिर जंग आया, उसको मदद मिली। नासिर जंग नवाब है भाई, निजाम ऑफ हैदराबाद है, पावरफुल है, इंग्लिश की मदद करने आ गया। अब मुजफ्फर जंग भी जो है, जो कि फ्रेंच का सपोर्टर है, उसको भी नासिर जंग पकड़ लेगा और उसको, हाँ राजीव जी, उसके बाद जो है उसको भी वो बंद कर देगा। ठीक है। सतारा क्या हुआ इसमें? सतारा का कहां से आ रही है बात? सतारा से तो उठा ले चंदा साहिब को कब का, अब सतारा का कोई रोल नहीं है, यहां पर रोल नहीं है। तो पॉइंट ये है, नासिर जंग कर्नाटक में आ गया, उसने मुजफ्फर जंग को भी प्रिजनर बना दिया। तो कायदे से पलड़ा किसका भारी होता दिख रहा है हमें? इंग्लिश का पलड़ा भारी हो रहा है धीरे धीरे। ओके, लेकिन अब होगा क्या? होगा ये कि हैदराबाद में फ्रेंच कमांडर बसी भी स्टेशन है। वो स्टेशन अभी ज्यादा पावर बढ़ेगी, क्योंकि गलती से नासिर जंग मारा जाएगा फालतू में।
नासिर जंग विल बी किल्ड, मिस्टेकन मतलब गलती से, जैसे कहते हैं ना, चल रहे थे आप, लश्कर लेके जा रहे थे, किसी ने गलती से आप पे अटैक कर दिया, मिस्टेकन उसमें मारा जाएगा। नासिर जंग जैसे ही मरा, पलड़ा फिर से बदल गया। क्यों? क्योंकि जैसे ही नासिर जंग मरा तो बसी ने जो है हैदराबाद, जिंजी, ये सारा एरिया फ्रेंच के लिए कैप्चर कर लिया। क्योंकि अब नवाब कौन है? मुजफ्फर जंग। मुजफ्फर जंग है नवाब अभी। तो मुजफ्फर जंग जैसे ही नवाब बना, उसने फ्रेंच को जो है रियासतें बांटनी शुरू कर दी, फ्रेंच को उन्होंने कमांड देनी शुरू कर दी। ठीक है, नासिर जंग जो है वो मारा गया, मुजफ्फर जंग के पास पावर फिर से आ गई। मुजफ्फर जंग जो है वो 7 साल के लिए, बस ही 7 साल के लिए हैदराबाद में भी रहेगा आने वाले टाइम में अभी। और डुप्ले जो है एक तरीके से गवर्नर ऑफ साउथ इंडिया, गवर्नर ऑफ सुल्तान ऑफ साउथ इंडिया, गवर्नर ऑफ इंडिया साउथ ऑफ कृष्णा, ठीक है ना, ऐसे करके उसको टाइटल्स दिए जाएंगे। यानी अचानक से पलड़ा किसका भारी फिर से हो गया? फ्रेंच का पलड़ा भारी हो गया। ओके जी। अब कर्नाटका का रूलर कौन बन गया जी? अब कर्नाटका का रूलर बन गया आपका चंदा साहिब। सिचुएशन ये है। हैदराबाद में कौन है? मुजफ्फर जंग। तिरुचिरापल्ली फोर्ट में कौन है? मोहम्मद अली। फ्रेंच गवर्नर कौन है जी? जैसा मैंने आपको बताया वो है डुप्ले। इंग्लिश को कौन संभाल रहा है? क्लाइव एंड अदर्स। तो अब होगा क्या? अब फ्रेंच ये चाहते हैं कि फटाफट से तिरुचिरापल्ली पे अटैक हो और मामला खत्म करें। इसीलिए इंग्लिश कमांडर सॉन्ड्रस वो रिक्वेस्ट करेगा मोहम्मद अली को कि डोंट गिव अप, डोंट गिव अप सर, वी आर गोइंग टू हेल्प यू। प्लीज आप चंदा साहिब को बैग मत कीजिए, डोंट बैग हिम। फोर्ट सेंट डेविड के, डेविड किसके पास है अभी? ऑब्वियसली इंग्लिश के पास है। और वो बोलेंगे आप बैग मत करो, बिकॉज तिरुचिरापल्ली भी अगर चला गया फ्रेंच के पास तो अंग्रेज खत्म हो जाएंगे साउथ इंडिया में, उनका मामला खत्म। क्योंकि मैसूर ऑलरेडी उनके अगेंस्ट है, मराठास भी हैं, तंजौर भी है, सब खत्म हो जाएगा। सारी जगह से जो है ब्रिटिश की ऐसी की तैसी हो जाएगी। अब तिरुचिरापल्ली पे सीज करेगा आपका फ्रेंच, चंदा साहिब की पावर के अंदर, कि भाई जा और तू कर दे सीज। लेकिन क्लाइव और इंग्लिश सोचेंगे भाई क्या करें, बड़ी मदद करेंगे, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाएंगे। ओके, इसी बीच में क्लाइव के पास आइडिया आएगा कि व्हाई नॉट मोहम्मद अली आरकॉट पे क्यों नहीं अटैक कर देता इसी बीच में। और वो उस पे बंबू कर रहे हैं, पूरा टाइट कर रहे हैं, उस पे अटैक कर रहे हैं। और इधर से जो है क्लाइव विल सजेस्ट कि दैट यू शुड अटैक आरकॉट। और मोहम्मद अली जो है वो आरकॉट पे अटैक कर देगा एंड ही विल कैप्चर आरकॉट। जैसे ही ये आरकॉट के कैटेपुलेट होने की बात आएगी, आरकॉट के गिरने की बात आएगी, इसी बीच में जो है फ्रेंच और चंदा साहिब हिल जाएंगे। राजा साहिब जो है वो कोशिश करेगा कि वो भी जाए और अंग्रेजों के उस पे अटैक करे। बैटल ऑफ आर्नी होगी, बैटल ऑफ आर्नी। राजा साहिब के बस के भी ना थी कुछ, इसलिए वो भी कुछ ना कर पाएगा। वो चाहता था वो जाके मद्रास कैप्चर कर ले, लेकिन वो मद्रास तक पहुंच ही नहीं पाएगा, सिर्फ कांचीपुरम तक पहुंच पाएगा वो। तब तक अंग्रेज एडवांस हो जाएंगे और राजा साहिब जो है कुछ ना कर पाएगा। तो चंदा साहिब अब कहाँ है? चंदा साहिब आया है भाई साहब आपके, चंदा साहिब लगा हुआ है तिरुचिरापल्ली में। यहाँ पे चंदा साहिब है, चंदा साहिब आपका तिरुचिरापल्ली में लगा हुआ है। आरकॉट किसके कब्जे में है जी? आरकॉट जो है आपके इसके मोहम्मद अली के कब्जे में चला गया है। राजा साहिब कोशिश कर रहा है कि मैं मद्रास का जाके वो अटैक कर लूं, वो कर ना पाएगा। और फ्रेंच कंपनी जो फ्रेंच कमांडर लॉ था वो भी कोई ठीक से कुछ कर ना पाएगा। और इतने में काम खत्म। अब ये लगा लो कि इतना होने के बाद जो सेकंड एंग्लो कर्नाटिक वॉर है उसका रिजल्ट ये आएगा कि आरकॉट तो उनके कब्जे में चला गया, वो उसको कर नहीं पाएंगे।
और चंदा साहिब भी हार जाएगा। अब इंग्लिश जो है सक्सेसफुली कंट्रोल कर लेंगे आर्कॉट को। एक बैटल होगी, बैटल ऑफ कावेरी पैक, और सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कि भाई कि उधर से फ्रेंच कंपनी जो है ढंग से अटैक कर नहीं पाएगी और चंदा साहिब को पकड़ लिया जाएगा और उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। मोहम्मद अली जो है वो बन जाएगा आपका नवाब ऑफ कर्नाटक। अब अंग्रेजों को जो चाहिए वो कूद के दे देगा, क्या दिक्कत है भाई उसमें। मुजफ्फर जंग भी मारा जाएगा, मुजफ्फर जंग उसको भी मार देंगे। अब आ जाएगा सलाबत जंग, पावर में कौन आ जाएगा, सलाबत जंग पावर में आ जाएगा। और बस्सी जो फ्रेंच जनरल था वो भी जो है वहां से उसको भागना ही पड़ेगा। इन सब चक्करों में ब्रिटिश फ्रेंच कंपनी, दे विल ब्लेम डुप्ले फॉर एवरीथिंग। दे विल ब्लेम दैट डुप्ले इज द पर्सन who had actually collapsed British French trade in India because of his own personal ambitions. He will be recalled. Dupleix will be blamed for his personal ambitions. He will be recalled. Game over for French. 1754 में उसको रिकॉल करके उसकी जगह गोडे हीहो को बुला लिया जाएगा। ये होगा जी। सो थर्ड कर्नाटिक वॉर में क्या होगा 1756 में, और चीजें दे विल बी ओपन। थर्ड 17 एंग्लो फ्रेंच वॉर में क्या होगा जी, दैट द वॉर्स विल बी फॉट इवन बियॉन्ड कर्नाटिक। फर्स्ट और सेकंड में तो सब कुछ कर्नाटक में ही है, थर्ड में वो स्पिल ओवर हो जाएगा जी। यहाँ पे वॉर जो है वो बंगाल तक पहुंच जाएंगे। दे विल रीच टिल द बंगाल टेरिटरीज। बोथ द कंपनीज विल ट्राई दैट दे मस्ट हैव ऑल द पोजीशंस मोर देन अदर्स। So in Carnatic, what will happen in Carnatic? कर्नाटिक में फ्रेंच गवर्नर, और गवर्नर बोल रहा हूं, फ्रेंच कमांडर था, उसका नाम था आपका काउंट डी लाली। फ्रेंच गवर्नर एंड कमांडर काउंट डी लाली। ही विल कैप्चर फोर्ट सेंट डेविड। बट इससे क्या होगा, मद्रास तो कैप्चर नहीं कर पाएगा, इसीलिए बसी को भी वो हैदराबाद से बुला लेगा। बसी भी हेल्प करेगा टू कैप्चर मद्रास, लेकिन वो भी ना कर पाएगा। देन व्हाट विल हैपन, इंग्लिश अंडर कर्नल फोर्ड। कर्नल फोर्ड थे एक बड़े फेमस, बहुत बहादुर हैं सारे लोग अंग्रेजों की नजरों में। ये क्या कैप्चर कर लेंगे, नॉर्दर्न सिरकार्स। अभी भी इफ यू सी द कोस्टल पार्ट ऑफ ओडिशा एंड आंध्रा, इट इज कॉल्ड नॉर्दर्न सिरकार्स। 1760 में आयरीकूट होगा, आयरीकूट और आयरकूट कह लो। ही विल डिफीट द फ्रेंच फोर्सेस एट वांडी वॉश, जो आपने पहले दिन कूद कूद के मुझे बताया था। दे विल कैप्चर, दे विल डिफीट द ब्रिटिश फोर्सेस एट वांडी वॉश। एंड जो लाली की फोर्सेस हैं, जो काउंट डी लाली जिसका हम नाम ले रहे थे अभी, ये अपने आप को सरेंडर कर देगा भाई साहब। काउंट डी लाली विल सरेंडर। ओके, काउंट डी लाली जो है वो सरेंडर कर देगा। सरेंडर, बस गेम ओवर हो गया, सरेंडर कर दिया जी। पौंडीचेरी सरेंडर हो जाएगा 1761 के आसपास तक। 7 years वॉर चल रहे हैं, 7 years wars are going on in यूरोप। और 7 year wars के चक्कर में इंडिया में भी गेम हो रहा है। जब वहां खत्म होंगे यहां भी खत्म हो जाएंगे। ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी किया जाएगा, फ्रेंच विल रिमेन इन इंडिया। 1763 के आसपास ये सारी चीजें होंगी, बट दे विल रिमेन विदाउट फोर्टिफिकेशंस। दे विल रिमेन विदाउट फोर्टिफिकेशंस। ठीक है जी। तो ये था आपका एंग्लो फ्रेंच वॉर्स, हमने ये खत्म कर दिया है। कोई डाउट है तो इसमें मुझे बताइए। राजीव जी, दीपिका जी, सचिन जी, रोहित जी, कोमल जी।
एक बार एनसीईआरटी से पढ़ लेंगे सर और क्लियर। क्या कह रहे हैं आप? हेलो। यस सर। हाँ सचिन बोल भाई, समझ आया कुछ? यस सर। तो पहले जब तेरे को जो पता था और अब के पता होने में कोई फर्क पड़ा? यस सर, अब सिनेरियो ज्यादा क्लियर हो पाता सर, अब की चीजें समझ में आने लगती हैं। आप ऑफिस में हो कि गाड़ी में हो? सर अभी वहां पर डिस्टरबेंस ज्यादा था, इसलिए गाड़ी में बैठ के क्लास ले ओके, रहा था। लेकिन आपको समझ तो आ रहा है कि क्या हो रहा है? यस सर। यस सर। तो आपको मतलब अब इवेंट बेस्ड चीज नहीं है जैसे अभी आप कह रहे थे, तो आपको जब तक बैकग्राउंड नहीं समझ में आएगा तो आप अच्छे वर्ड यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना? तो इतना ही चाहिए होता है कि बैटल का नाम पता हो, उसके बाद जो है क्या हो रहा है, कौन आया कौन गया। अगर कोई डाउट है मोटा छोटा तो पूछो। नहीं सर, अभी थोड़ा पढ़ लेंगे ना तो चीज क्लियर हो पाएगा। ओके, तो अब हम आगे चलें। यस। अब हम आगे क्या पकड़े? अब आप समझो, आपके हिसाब से अब क्या समझने वाली बात है? जब ये पता लग गया कि भाई बंगाल मतलब वो इंग्लिश ने ये कर लिया, फ्रेंच ने ये कर लिया, ब्रिटिश ने ये मतलब डच ने ये हो गया, आपके हिसाब से अगला टॉपिक अब क्या होना चाहिए आप लोगों के हिसाब से? बोलिए। हेलो। गवर्नर जनरल जिस होने गवर्नर जनरल होने चाहिए अगले टॉपिक, ठीक है? और कोई बात? एक कैंडिडेट का कहना है गवर्नर जनरल होने चाहिए, आप बताइए क्या होना चाहिए? और हाँ, और बताओ ना क्या होना चाहिए यार, बोलो तो सही यार। रोहित सो गया? नहीं सर, सोच रहा था। अच्छा, इतना सोचता है? बाप रे। सर वो मतलब उन्होंने सबके जाने के बाद उन्होंने कंप्लीट जो ट्रेड मोनोपोली हुई थी उनकी, फिर जी। मतलब जितने भी कॉम्पिटिटर थे वो सब हट चुके थे अब तो उनके, दबे ब्रिटिश के। नहीं है, दबे हैं। मतलब सॉरी, हाँ, हाँ लिमिटेड हो गया, मतलब छोटी छोटी हाँ, जगह में रह गए लिमिटेड थे हो गई। पोर्टुगीज, सिर्फ एक छोटी सी जगह में रह गए अब। हाँ बिल्कुल और मानता हूँ, हाँ और जो उनका एक वो इंडोनेशिया जा चुके हैं। अब ये बिल्कुल। जो ब्रिटिश की जो ट्रेड चालू होगा या ट्रेड मोनोपोली स्टार्ट होगी हाँ सिपोही म्यूटिनी तक, वो कैसे रहेगी? अच्छा, एक चीज तो ये हो गई। नहीं, पहले मुझे ये बताओ, तुम सब लोग एक एक वर्ड बताओ कि एंग्लो फ्रेंच वॉर जब खत्म होते हैं तो ब्रिटिश की पोजीशन के लिए क्या क्या वर्ड यूज कर सकते हो? तुम बताओ बताओ। 1756 तक की बात कर रहा हूं मैं, 54 56 लगा लो। इस टाइम तक ब्रिटिश के लिए आप क्या वर्ड यूज करोगे? करो, एक एक वर्ड बोलते जाओ सब, जल्दी जल्दी। ब्रिटिश एमर्जिंग एज ए सुपर पावर इन इंडिया। सुपर पावर? मतलब अकॉर्डिंग टू मराठा भी दबा चुके हैं सब, मुगल भी उनसे अब पंगा नहीं ले रहे हैं। अरे मराठे कहाँ दबे हैं अभी? मराठे तो चंदा है। चलो फिर भी आपको लग रहा है कि इंग्लिश इज एमर्जिंग इमर्जिंग एज एज ए पावर। पावर, एमर्जिंग एज ए पावर। अच्छा ठीक है जी, पावर। और बोलो जी। राइजिंग पावर सर। हैं? पावर तो बोल दिया उसने, कुछ और बोल अब। सचिन जी आप बोलिए एक शब्द। आंचल, राजीव। सर हमें दिखेगी सुप्रीमेसी ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अच्छा, सुप्रीमेसी, ठीक है, सुप्रीमेसी ऑफ EIC, ठीक है। और बोलो जी, और कुछ? फैक्ट्री सिस्टम। फैक्ट्री सिस्टम। राजीव जी आप भी बोल दो। दीपिका जी, हैं? दीपिका जी, राजीव जी। ट्रेडर्स। क्या ट्रेडर्स? हैं? ट्रेडर क्या? बोलो ना। तो भाई ऐसा है, सिस्टम में ये हो गया है अभी। सिस्टम में क्या हो गया है कि अंग्रेज, ब्रिटिश ब्रिटिश को ये क्लियर हो गया है कि रेवेन्यू जनरेशन कहां होगा? हिंदुस्तान में होगा। लुक्रेटिव ट्रेड कहां है?
हिंदुस्तान में है। हर कॉस्ट के ऊपर हमें ट्रेड सुप्रीमेसी मेंटेन करनी है, कहां? हिंदुस्तान में, बिल्कुल ट्रेड सुप्रीमेसी करनी है। हमें मोनोपोली चाहिए, कहां? हिंदुस्तान में। सारी कंपनियों को दबाना है हमें, कहां? इंडिया में, हिंदुस्तान में। इन सब के लिए हमें किसको कैप्चर करना है? यहाँ के कंट्रोल है, नवाबों को। बिल्कुल नवाबों को कैप्चर करो। कैप्चर करो तो नहीं कर सकते, कैप्चर करेंगे तो बवाल हो जाएगा। पहले उनको कंट्रोल करना है, और कंट्रोल करना है तो इसका मतलब पावर किसके पास होनी चाहिए? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास होनी चाहिए। अब यानी कि फ्रेंच तो हट गए जी पौंडीचेरी से, पौंडीचेरी में बैठ गए वो तो। लेकिन ब्रिटिश के पास क्या आ रहा है अब धीरे धीरे? बंगाल। यानी ब्रिटिश फोकसिंग ऑन मोर एरियाज, whereas French they were not focusing. That is why क्वेश्चन आता है पीसीएस में और यूपीएससी में कि अगर फ्रेंच का हेडक्वार्टर या उनकी सोच पौंडीचेरी ना होती, बंगाल ना होता, तो क्या होता? क्योंकि हमने अभी भी डिस्कस किया, फ्रेंच कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी स्ट्रेटेजिक थी, फ्रेंच थी, नहीं थी। ईस्ट इंडिया कंपनी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जॉइंट स्टॉक कंपनी थी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ऐसे नहीं थी। ईस्ट इंडिया कंपनी वाज यूजिंग बेटर लीडरशिप, बेटर स्मार्टनेस थी, फ्रेंच ऐसा नहीं कर रही थी। इनिशियली इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज हैविंग नेवल पावर सुपीरियरिटी, नहीं थी, फ्रेंच के पास थी। ईस्ट इंडिया कंपनी वाज मोर प्रैग्मेटिक इन अप्रोच थी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं थी। अपने आप में ही हारेगी, कंपनी का स्ट्रक्चर हरवाएगा, पॉलिसीज हरवाएंगे। इंग्लिश के पास जो नवल पावर थी वो फ्रेंच के कंपैरिजन में कमजोर नहीं थी। नहीं थी है? नहीं सर, मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं थी, वही पूछ रहा था तो मैं भी तो कह रहा हूँ स्ट्रॉन्ग नहीं थी। पावर स्ट्रॉन्ग होने से नहीं होता, पावर स्ट्रॉन्ग तो पुतिन के पास भी थी। सोचा तो 2 दिन में यूक्रेन अंदर ले लूंगा और बात खत्म हो जाएगी। अब फैल गया रहता, अब कर ले, तू क्या करेगा भाई? यूएसएसआर नहीं है ना, अब जमाना चेंज हो गया। बट सर अभी कंट्रोल में नहीं है रसिया के मामला। हाँ, अब अपने कंट्रोल में नहीं आता। जब हर आदमी वॉलेंटियर बन जाता है ना, तो आप हर आदमी को नहीं मार सकते। अब आप वहां तो आ गया, वो यूक्रेन ने बोल दिया टेरिटोरियल फोर्स। आप में से भी कोई चाहे तो जाके ज्वाइन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी ज्वाइन कर सकता हूँ। पूरे वर्ल्ड के लिए ओपन हो गया वो तो। बट सर ये डायलॉग्स पे नहीं आना चाहिए। अगर पूरे वर्ल्ड इस तरह से, तो बहुत ज्यादा सिविलियन से पार्ट हो जाएंगे इसका। नहीं होगा ऐसा, डायलॉग तो है ही बैकग्राउंड में, ये प्रेशर टैक्टिक्स होती हैं किसी भी हालत में। इंटरनेशनल रिलेशंस है, खैर वो अलग बात है। किसी भी हालत में यूरोप प्लस यूएस जो हेजीमोनी है इसकी, वो नहीं होने देगा यूएस रशिया की। सारा खेल यही है। ये एंग्लो सैक्सन जो पावर्स कहते हैं, उनका दबदबा है, और यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद उसको कर दिया है साइड में। तो पागल नहीं है यूरोपियन यूनियन और यूएस कि यहां से चाइना को राइज करने देंगे और यहां से रशिया को, ऐसा नहीं होने देगा वो। क्योंकि रशिया को भी करने दे दिया और वो चाइना के साथ जुड़ गया, फिर से एक गड़बड़ हो गई। और चाइना चाहता है कि रशिया लड़े। रशिया लड़ेगा तो रशिया कमजोर होगा, चाइना राइज होगा। रशिया पे बैन लगेंगे तो चाइना उसको एक्सप्लॉइट कर सकता है। रशिया सबका बाप और चाइना सबका बाप है। चाइना तो चाहता है कि रशिया लड़े, तो लड़ेगा, कमजोर पड़ेगा, उसके रिसोर्सेज चाइना राइज करेगा। वहां से चाइना सोचता है कि मैं राइज करूंगा, और यूएस और यूरोपियन यूनियन अगर मान लो ये रशिया में उलझे रहेंगे तो मेरा रास्ता थोड़ा साफ रहेगा। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। आज ही जर्मनी ने ऐलान कर दिया भैया, उन्होंने डिफेंस में जीडीपी बढ़ा दिया है जर्मनी ने। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार जर्मनी है ये जर्मनी फ्रांस यूके मजाक नहीं है ये। धरती 100 बार तबाह हो जाए, इतने वेपन्स हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी अभी जाके मोनोपोली के चक्कर में आ चुकी है। मोनोपोली को मेंटेन करना है, इसलिए बात आ जाती है किसकी? बंगाल की।
यही मैं जानना चाह रहा था कि तुम बंगाल बोलो, लेकिन तुम में से किसी ने कुछ ना बोला। तो बंगाल का अगर कंसोलिडेशन नहीं होगा और उसकी कॉन्क्वेस्ट नहीं होगी तो ब्रिटिश रूल इंडिया में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि फ्रेंच ने ऐसी कोशिश की थी और वो फेल हो गए थे। तो यानी बंगाल ही रास्ता है ईस्ट इंडिया कंपनी के इंडिया में रूल करने का। क्यों है भाई? क्योंकि बंगाल के पास क्या है? रीजनल ट्रेड। बंगाल के पास क्या है? फॉरेन ट्रेड। बंगाल के पास क्या है? मैरीन ट्रेड। बंगाल के पास क्या है? प्रॉस्पेरिटी। बंगाल के पास क्या है? लैंड रेवेन्यू। बंगाल में अब्दाली पहुंच रहा है? नहीं पहुंच रहा। ठीक है, बंगाल पूरे उससे कनेक्टेड है जी। आज भी चाहो तो बंगाल ईस्ट एशिया का हब बन सकता है, बहुत बड़ा। फर्टाइल लैंड है जी, है, सब कुछ है। धान से लेके शुगर केन से लेके जूट से लेके एक्सपोर्ट कर रहा है। सॉल्ट पेट्रे कर रहा है जी, शुगर कर रहा है जी, राइस कर रहा है जी, इंडिगो कर रहा है जी, टेक्सटाइल कर रहा है जी। रह क्या गया फिर? पेपर कर रहा है जी, सिल्क कर रहा है जी। क्यों नहीं चाहेगा भाई? तो इसीलिए अनवरुद्दीन 1756 में जब पास अवे हुए, उन्होंने ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रखी थी। अनवरुद्दीन नहीं, अनवरुद्दीन तो मर लिया। तुम लोग तो बोलते ही नहीं कुछ भी, चाहे मैं कुछ बोलता रहूं। आ गए हो श्रोतागण, बस बैठे रहना है। ये नहीं कि जागोगे फटाफट और मुझे भी करेक्ट करोगे। श्रोता नहीं चाहिए भाई, समझ गए? एक तो मोरल डाउन, ऊपर से श्रोता, और फिर कहते हो जी बड़ी नौकरी चाहिए जी। अलीवर्दी खान, और तुम तो सब बेसिक पढ़ के आए थे, पता नहीं क्या पढ़ के आए हो। अलीवर्दी खान चला गया जी 1756 में, और वो उससे पहले कौन था? उससे पहले था मुर्शीद कुली खान। तो मुर्शीद कुली खान और अलीवर्दी खान ने क्या किया? यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज को बहुत भाव दिए? नहीं दिए। दे अलाउड देम फॉर फोर्टिफिकेशन? नो। They allowed them to have lots of arms? No. Yeah. They allow them to misuse trade a lot? No. They restricted दस्तक? Yes. तो सफोकेशन हो गया कंपनीज का। क्या हो गया? सफोकेशन। ठीक है जी। स्टेबल रूल था। हिंदू मर्चेंट्स हैं, बिग जमींदार से उनको कंट्रोल में रखा जाता है। क्राउन लैंड जो है वो राजा के कंट्रोल में है। ठीक है जी। कासिम बाजार जैसी जगह है, वहां पे सिल्क का बहुत अच्छा ट्रेड होता है। रेवेन्यू कलेक्शन स्टेबल है। जगत सेठ एक फैमिली है जिसके हाथ में मिंट भी है और फाइनेंस भी है। यानी कि वो कौन है? दे आर फाइनेंसर ऑफ नवाब। ठीक है। तो नवाब का रूल किस पे डिपेंड करता है? लोकल एरिस्टोक्रेसी पे। लैंड रिफॉर्म्स कैरी ऑन किए गए। मुगल आइडियाज को फॉलो किया गया, मुगल सिस्टम को किया गया। कोऑपरेशन हो रहा है जी, आपस में हो रहा है। तो ये सब कब है? 1756 तक है सब कुछ। अब आ गया आपका, जैसे ही वो मरता है, अनवरुद्दीन मरा तो सक्सेशन तगड़ा होना चाहिए। सक्सेशन तगड़ा नहीं हुआ। सक्सेशन किसका हुआ? नवाब सिराजुद्दौला। सर अनवरुद्दीन नहीं, अलीवर्दी खान और मुर्शिद कुली खान लिखवाए थे आप। क्या कह रहे हैं? अलीवर्दी खान और मुर्शिद कुली खान लिखवाए थे सर। अनवरुद्दीन तो आपने कह दिया था नहीं है। हाँ, तो अभी मैंने क्या बोला? अभी मैंने अनवरुद्दीन बोला। यस सर। हाँ सॉरी, दैट्स रॉन्ग। अनवरुद्दीन तो खत्म हो लिया। अलीवर्दी खान सबसे पहले मुर्शीद कुली खान है, दीवान था वो, और उसके बाद अलीवर्दी खान। मतलब मोटा नाम है, आप इतना बस ध्यान रख लो। मुर्शीद कुली खान पहले था, अलीवर्दी खान बाद में आया, उसके बाद सिराजुद्दौला। मोटा मोटा ये जानना है। इसके अलावा
ऐसा बंगाल पीसीएस दोगे तो सारे राजाओं के नाम याद करो, बाकी जरूरत नहीं है। सर ये जागने के बारे में आपने अभी कहा था कि करेक्ट करते रहे, इसलिए। थैंक यू, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं तो अच्छा लगा मुझे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कह रहा हूँ बीच के राजाओं का नाम अगर आप गूगल करोगे ना, नहीं सर, बंगाल पीसेस नहीं देना सर। हाँ तो भाई सारे नाम याद करने पड़ेंगे, मैं बता रहा हूँ। हाँ तो अब 1756-57 है, मैं आज यही कॉन्सेप्ट बस समझाऊंगा ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। 1756-57 का समय है, ध्यान से सुनते जाओ, समझते जाओ, नोट करते जाओ। ग्रैंड सन है ये उसका। अब ग्रैंड सन साहब जो है वो टेम्परेट है, यंग है, थोड़ा गुस्सा आता है ऐसा कहा गया, लेकिन उसने भी अपने नाना को देखा था, मतलब नाना था ये, उसकी बेटी का बेटा था मेरे हिसाब से ये, ठीक है। तो ये ग्रैंडसन है, तो ये नाना जो इसके थे उनको उन्होंने देखा था, उसने भी देखा था, तो क्या था, अब यंग था, ये भी थोड़ा स्ट्रिक्ट था, इसने भी देखा होगा रूल तो शुरू से ही, ठीक है। अलीवर्दी खान भी स्ट्रिक्ट था, जैसे स्ट्रिक्ट किस मामले में था, उसने यूरोपियंस को फोर्टिफिकेशन नहीं करने दिया, उनको मराठा जैसे अटैक करते थे बंगाल में, राघोजी भोसले टाइप जो कमांडर्स थे, उनको उन्होंने कर्नाटक कलकत्ता के चारों तरफ डिच नहीं बनाने दी। इसीलिए एक कॉन्सेप्ट है मराठा डिच का, यानी मराठा आएंगे, हर कोई लड़ाई होती है ना तो डिच खोदी जाती है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी खोदे गए थे। तो ये इसने मना कर दिया भाई, अलीवर्दी खान ने वैसे भी, और जैसे ही सिराजुद्दौला बना तो बहुत सारे खड़े हो गए लोग कि हम भी बनेंगे। जैसे एक एग्जांपल है कि कृष्णा वल्लभ राजा वल्लभ का बेटा था, ये छोटा मोटा राजा था, माल भी ले गया, ट्रेजरी में से भी कुछ हाथ मार लिया, इधर उधर गड़बड़ भी कर दी, और जाके ब्रिटिश के साथ जाके बैठ गया। गवर्नर ड्रेक्स ने इसको शरण दे दी प्रेसिडेंसी में, जा भैया हमारे पास आजा, कोई दिक्कत नहीं। एक कारण तो इसके कारण से सिराजुद्दौला को गुस्सा आया। दूसरा गुस्सा क्यों आया उसको, मिस ट्रीटमेंट ऑफ नवाब रिप्रेजेंटेटिव्स, नवाब के जो रिप्रेजेंटेटिव है ना उसका मिस ट्रीटमेंट कर दिया जी, ठीक है। अब जब फ्रेंच और इंग्लिश ने अपने फोर्टिफिकेशन को किया 1756 में, जो ये वॉर हो रहे थे, थर्ड एंग्लो फ्रेंच वॉर जो हमने पढ़े, फ्रेंच और इंग्लिश जैसे ही फोर्टिफिकेशन करने लगेंगे, सिराजुद्दौला बोलेगा स्टॉप इट, स्टॉप करो, सिराज ने बोला। वो मानेंगे नहीं, तो सिराजुद्दौला क्या करेगा, सिराजुद्दौला जाएगा और वो जो है कासिम बाजार और फोर्ट विलियम को सीज कर लेगा, कासिम बाजार को भी और फोर्ट विलियम्स को भी, और वो सीज कर लेगा साथ में कलकत्ता को। और कलकत्ता में किसको बिठा देगा, कलकत्ता में अपने आदमी को बिठा देगा जिसका नाम है माणिक चंद, और कलकत्ता का नाम भी रीचेंज कर देगा, नाम क्या रख देगा उसका, अलीनगर। ये सब कब हो रहा है, ये सब हो रहा है जून 1756 में। कब हो रहा है, जून 1756 में, ठीक है जी, जून 1756 में हो रहा है। वॉरेन हेस्टिंग्स भी प्रिजनर था जब अंग्रेजों को पकड़ा सिराजुद्दौला ने, उसमें एक प्रिजनर कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स। तो ये सारी खेल है जून 1756 तक। माणिक चंद को बना दिया जाएगा कलकत्ता का इंचार्ज। अब यहां पर जो आपने सुना होगा, पढ़ा भी कभी होगा, ब्लैक होल ट्रेजेडी, यानी कि कुछ लोग पकड़ लिए थे, सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को बंद कर दिया, एक आध फैमिली भी कुछ थोड़ा बहुत मारे वारे गए होंगे, पर ये कौन सा कम थे अंग्रेज। लेकिन इनकी मैगजीन ने, इनकी मीडिया ने, इनके लिटरेचर ने, इनकी पार्लियामेंट ने हल्ला मचाया, कहां, इंग्लैंड में, कि अनसिविलाइज्ड इंडियंस दे हैव अटैक्ड आवर पीसफुल ट्रेडर्स, unarmed people, women and children, barbarian and uncivilized and intemperate ruler and must be, it is wrong, ये करके एक पूरा नैरेटिव बनाया जाएगा, और वहां से हवा आएगी कि ईस्ट इंडिया कंपनी चाहे यहां कुछ भी कर ले, इस बारबेरियन को हटाने की कोई भी उसमें गलती नहीं है, क्योंकि जो हमारे साथ गलत कर रहा है
He must be doing wrong with its own native people, and we are sure native people are also against him, but they cannot do anything. So we will facilitate a revolution in Bengal. हम करेंगे बंगाल में revolution for the people of Bengal. And there is a strong dissatisfaction against the rulers, against the ruler of Bengal. ये भैया उन्होंने कहानी बनानी शुरू कर दी. काउंसिल ऑफ मद्रास को जाएगा चिट्ठा, टेलीग्राम जो भी है, मद्रास की काउंसिल के पास गया, वो तैयार हुई, उसने अगस्त 1756 में फोर्सेस भेजी, वो फोर्सेस आ जाएंगी और वो जो है वापस अटैक करके और जो है फोर्स कर देंगी. ऑब्जेक्टिव था कि ब्रिटिश सेटलमेंट्स को वापस लिया जाए जो भी गए हैं हाथ से, प्लस कंपनसेशन हो, प्लस कंपनी की प्रिविलेजेस को भी रिस्टोर किया जाए. ये सारी चीजें की जाएंगी. इसीलिए जनवरी 1757 में ये सारी चीजें हो जाएंगी. कैलकाटा रिकैप्चर हो गया. ठीक है जी, कैलकाटा ब्रिटिश ने रिकैप्चर कर लिया. किसके कमांड में? आयरकूट, सीजन खिलाड़ी था, मजाक तो था नहीं, और किलपैट्रिक, इन सब ने मिलके जो है वापस से कमांड कर लिया. क्लाइव जो है लड़ा नवाब से, मतलब लड़ाई हुई जो भी, और नवाब ने एक ट्रीटी साइन की फरवरी 1757 में कि भैया मंजूर है मुझे. उसको कहते हैं ट्रीटी ऑफ अलीनगर. इस ट्रीटी के द्वारा, जैसे मैंने कहा, फोर्टिफिकेशन होगा जी. अब बताओ, फोर्टिफिकेशन होगा फैक्ट्रीज का? होगा जी. फोर्टिफिकेशन भी होगा. कंपनी की प्रिविलेजेस मिलेंगी, मिलेंगी जी. लड़ाई का माल तू भरेगा, भरेगा जी, सब करेगा. और साथ साथ ने रगड़ दिया किसको? फ्रेंच को भी रगड़ दिया. जो फ्रेंच फैक्ट्रीज थी ना, उनकी भी ऐसी की तैसी कर देंगे ये साथ साथ. ये सारा फरवरी 1757 तक हो गया ये सब कुछ. इंग्लिश ने क्या पकड़ लिया? चंद्रनगर भी पकड़ लिया खामखा में कि भैया तुम उनका साथ दे रहे थे नवाब का, इसलिए तुम भी गलत हो. एडमिरल वाटसन, ये है अंग्रेज. पुतीन तो कुछ ना है इनके आगे. ठीक है जी, इन्होंने कर दिया ये सब कुछ. अब क्या होगा? सिचुएशन सब पता लग चुकी है. सिराज के ऊपर वो आरोप लगाएंगे कि दैट यू आर नेगोशिएटिंग विद जीन ला. जीन ला कौन है? जीन ला फ्रेंच फैक्ट्री है कासिम बाजार में, उसका वो है करता धरता. कासिम बाजार और बसी, इन दोनों के साथ बसी और जीन लॉ को आरोप लगाया जाएगा कि ये सिराजुद्दौला कर रहे हैं भैया हमारे साथ, जो है मतलब तुम धोखा करने जा रहे हो, ऐसा हमें पता है. ये इल्जाम किस पे लगाया जा रहा है? सिराजुद्दौला पे. और एक्चुअल में ब्रिटिश क्या कर रही है? मीर जाफर, मीर जाफर कौन था? कमांडर ऑफ द फोर्सेस, एंड मीर बख्शी था वो नवाब का. उसको उन्होंने तेरे को अगला राजा बनाएंगे ये सोच के अपने काबू में ले लिया. राय दुर्लभ, उसको ले लिया, राय दुर्लभ को ले लिया. ठीक है, राय दुर्लभ ने बोला था सिराजुद्दौला को प्लासी में कि भाई तू वापस चला जा, कोई बात नहीं, हम जीत के थोड़ी देर में खबर देते हैं. ठीक है. फिर आ गया यार लतीफ खान. यार लतीफ खान, उसको कर दिया जी. फिर आ गया ओमी चंद, उसको कर दिया जी. फिर आ गया आपका जगत सेठ. ओमी चंद के साथ ट्रीटी की थी किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने. ओमी चंद ने मांगा भैया 10% नहीं लूंगा, 25% लूंगा. एक नकली ट्रीटी साइन करके उसको पकड़ा दी. प्लासी के बाद ओमी चंद पागल हो गया. ठीक है जी, कि भाई मेरे साथ ये क्या हुआ. फिर हो गया आपका जगत सेठ. ओमी चंद को ही बोलते हैं हम अमीन चंद. इसको भी फंसा लिया आपने उसमें. बिगेस्ट फाइनेंसर था, उसके पास मिंट भी थी. फिर आ गया माणिक चंद, जो मैंने अभी नाम बताया था, उसको भी ब्राइब दे दी कि हम तेरा साथ देंगे. खादिम खान, ठीक है जी, उसको भी रगड़ दिया कि उसको भी बोला कि वो कमांडर था. घसीटी बेगम, वो भी चाहती थी कि मैं नवाब बनूं. सिस्टर थी ये. तो घसीटी बेगम को भी, सबको उन्होंने करके इधर उधर से करके कर दिया. तो बेसिकली प्लासी क्या था? प्लासी was ambition plus conspiracy plus treachery
प्लस इग्नोरेंस, और ब्रिटिश की तरफ से तो ग्रीड है, सब कुछ आप लगा लो जो भी है। ठीक है जी, ये सारी चीजें हो गई। तो 23 जून 1757 को प्लासी होगा, कोई लड़ाई नहीं होगी, दोनों फोर्सेस आमने सामने आएंगी, 2-4 तीर वीर चलेंगे। मीर जाफर कहेगा सिराजुद्दौला को प्लीज गो बैक, आप जाइए, मैं जीत की खबर लाता हूं। जैसे ही वो जाएगा तो वो दौड़ा दौड़ा जाएगा, क्लाइव से हैंडशेक करेगा और बैटल खत्म। 2-4 जो सिराजुद्दौला के लॉयल थे, जैसे मीर मदन और मोहन लाल, वो जो है लड़ाई लड़ेंगे बहुत ही बहादुरी के साथ, वो मारे जाएंगे। सिराजुद्दौला जैसे ही कोर्ट में वापस आएगा तो एक आध दिन बाद जो कभी भी मतलब उसका जो बेटा था मीर जाफर का, हिज नेम वाज मारन, नाउ मारन विल अटैक सिराज एंड सिराज वाज एग्जीक्यूटेड बाय मारन ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द ब्रिटिश। कॉन्स्पिरेसी पूरी, यानी इनएफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन प्लस कॉन्स्पिरेसी, यानी कि भारत के पतन का, गुलामी का काला काल शुरू हो गया। नॉर्थ में क्या हो रहा है 57 में? नॉर्थ इंडिया, अब दाली इज अटैकिंग, आ रहा है बार बार। अभी तो 61 भी नहीं हुआ है, अंग्रेज देख रहे हैं क्या हो रहा है जी। साउथ में क्या हो रहा है? फ्रेंच पौंडीचेरी में है अभी तो, क्योंकि वो भी 61 तक काबू में आएंगे, वांडी वॉश बाद में होगा। फ्रेंच को भी संभाल लिया ब्रिटिश ने यहाँ पे, 61 में जाके वो पौंडीचेरी में होगा। बाकी मराठास वो अपनी रेड करने में लगे हुए हैं जगह जगह। मराठास आर मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ, दे आर मूविंग। ठीक है जी। हैदराबाद हम जानते हैं वो भी जो है थोड़ा बहुत पहले फ्रेंच और फिर इंग्लिश इन्फ्लुएंस में है, इट इज बिकमिंग सब्सिस्टेट। अवध गोइंग ऑन एज इफ जैसे पहले चल रहा था। तो रह क्या गया फिर? राजपूत अपने में लगे हुए हैं, बाकी में कितनी इतनी अक्कल नहीं क्या हो रहा है। सिखों का अभी ज्यादा कुछ है नहीं, सिख भी जो है मिसल हैं अभी, एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर में जो दिया हुआ है, डेमोक्रेटिक स्मॉल स्मॉल बॉडीज बन के अपना अपना कर रहे हैं। तो यानी कि भारत की कॉस्ट पे, एट द कॉस्ट ऑफ इंडिया, कंपनी वन द वॉर टू बी फाइनेंस्ड बाय इंडिया, टू बी ब्लेम्ड ऑन इंडिया एंड टू बी कैरिड ऑन फ्रॉम इंडिया। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हुआ कि प्लासी वॉज द ट्रांजिशन। प्लासी इज ट्रांजिशन, ट्रांजिशन है प्लासी किसका? जो बंगाल के जो नवाब हैं उसका ट्रांजिशन, नवाब प्लस बैंकर, नवाब प्लस जगत सेठ से ट्रांजिशन हो रहा है इंग्लिश का। यानी कि लास्ट पॉइंट अगर हम बताएं, ड्रेन ऑफ वेल्थ स्टार्ट हो गया इंडिया से इस टाइम से, ड्रेन ऑफ वेल्थ। यानी कि इंग्लिश आज तक जो है नॉर्थ अमेरिका से माल उठाते थे, गोल्ड इंडिया लाते थे, स्पाइसेस लेके जाते थे, ये जाती थी ऐसे इंग्लैंड में, ये होता था पहले। अब क्या होगा? ये इंडिया है जी, दे विल पिक अप टेक्सटाइल्स, दे विल पिक अप स्पाइसेस, दे विल पिक अप रॉ मटेरियल, मतलब फिनिश गुड्स लेंगे। शुरू में तो रॉ क्यों लेंगे, फिनिश गुड्स लेंगे। दे विल टेक टू इंग्लैंड एंड वी विल गेट नथिंग इन रिटर्न, जीरो। आवर ट्रेड इज गोइंग टू बी फाइनेंस्ड बाय आवर गुड्स, यहीं का माल यहीं से होगा, और ये पहली बार शुरू हो जाएगा। एक पेनी भी अब उन्हें करने की जरूरत नहीं है, दैट इज व्हाट वी कैन से। ठीक है जी। यस सर। यस सर। भाई यहां तक प्यार से एनसीईआरटी उठा लो, खुश होकर पढ़ो, डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है। मैं कोई भाषण नहीं दे रहा हूं, कभी जब मौका मिलेगा तो बता भी दूंगा कि तैयारी करो भी या ना करें या फिर ना करें। ठीक है, और झूठ नहीं बोलूंगा, टेंशन मत लो, क्योंकि मीर जाफर बनना बड़ा आसान है, लेकिन
मॉडरेट, नेशनलिस्ट, गांधी, तिलक, ये बनना बहुत मुश्किल। मुश्किल है। तो इसीलिए मुश्किल चीजें उठा ली हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। पेपर कोई बड़ी चीज नहीं है, इट इज ए सीक्रेट चीज। सैंक्टिटी के साथ उसको समझो, दिमाग लगाओ, प्लानिंग से चलो, अच्छी गाइडेंस होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, और नर्वस ब्रेकडाउन